क्लास, अब बातें नहीं करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन की संभावना बहुत ज्यादा हाई होती है फ्रॉम द बोर मॉडल ऑफ एटम। मैं कुछ 3-4 टॉपिक लिखूंगा, यही सब आते हैं। एक पूरे बोर मॉडल ऑफ एटम मतलब एक काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे आज की क्लास में इसको पूरा निपटा दें इसको ही। और सुनो, बातें नहीं भाई। इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए ऑर्बिटल्स की शेप। यस सर। फिर आप लोगों को पता होने चाहिए क्वांटम नंबर्स, बेहद इंपॉर्टेंट। यस सर। फिर आप लोगों को आना चाहिए हीजनबर्ग्स, और एक डी ब्रोगली। ये इस चैप्टर के मोटे मोटे तौर पे टॉपिक्स हैं। बच्चों बातें नहीं, प्लीज चुप हो जाओ, सुना, ध्यान दो। और 2 क्लास तो मान के चलो इसमें भी रिवीजन में लगी ही जाएंगी, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, 9 नंबर का आपके एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। ज्यादा वेटेज 9 नंबर काफी होती है 70 में से, ठीक है ना। सो पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं हम लोग बोर मॉडल, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझ लीजिए कि बिल्कुल जैसे बोर मॉडल को हमने क्लास में करा था, 4 क्लास लगाई होंगी, ठीक है। तो एटलीस्ट ऐसा हो कि बोर मॉडल का आपको कुछ कुछ पता हो, ताकि मैं थोड़ा सा हाई पेस में आप लोगों से बातें कर सकूं। बताऊंगा सब कुछ, लेकिन थोड़ा तेज कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बोर मॉडल ने क्या कहा है। बोर मॉडल का ये मानना है, या बोर का ये मानना है, आप बोल सकते हैं, बोर ये मानते हैं कि हमारे जितने भी एटम्स है ना, उसमें न्यूक्लियस जहां पर भी है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये है फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स, जिनको बोर ने नाम दिया ऑर्बिट, या उन्होंने इनको स्टेशनरी स्टेट्स, स्टेशनरी लेवल्स ऐसे करके नाम दिया, लेकिन इनको ऑर्बिट्स करके ज्यादा बुलाया जाता है। तो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में, जिस सर्कुलर पाथ में, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ वो रास्ता कभी चेंज नहीं करता, एक ही पाथ में घूम रहा होता है। तो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको बोलो क्या बुलाया जाता है, ऑर्बिट बुलाया जाता है। अब आप लोग मुझे एक बात और बताओ कि क्या किसी एटम के अंदर एक ही ऑर्बिट होगा? नहीं सर, ऑर्बिट बहुत सारे हो सकते हैं। 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 ऑर्बिट, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन। क्या पता कोई ऑर्बिट खाली भी हो जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, ये भी बात हुई कि हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान सकते हैं कि एक एटम के अंदर कई सारे ऑर्बिट्स होते हैं। एक ऑर्बिट को आपने ऑर्बिट नंबर 1 बोल दिया, एक ऑर्बिट को ऑर्बिट नंबर 2 बोल दिया, एक ऑर्बिट को ऑर्बिट नंबर 3 बोल दिया, और ऐसे 100 ऑर्बिट जितने मर्जी हो सकते हैं। और एक एटम का एक बड़ा ही स्पेशल नंबर होता है जिसको आप लोग एटॉमिक नंबर बुलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं। तो 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो एटम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता ही होता है, और एक उसके अंदर कितने भी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन्होंने जो सबसे पहला फॉर्मूला आप लोगों को दिया बच्चों, वो था रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। अगर आप लोगों ने आज ढंग से बोर मॉडल को भी समझ लिया तो पेपर में एक 3 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म्ड है। 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर करेंगे यहाँ से इस चैप्टर में। 9 नंबर का चैप्टर है, कुछ यहाँ से देगा, कुछ यहाँ से, कुछ यहाँ से बांट के ही देगा, ध्यान रखिए। तो बोर मॉडल है ऐसा टॉपिक जो हर बार आता है पेपर के अंदर। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अगर कोई बोलेगी बताओ जरा हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का कितना रेडियस है, कोई बोलेगी नहीं। ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, ऑक्सीजन का दूसरा ऑर्बिट है, पहले का भी कुछ रेडियस होगा, दूसरे का भी कुछ होगा। तो जैसे कि रेडियस मतलब क्या, न्यूक्लियस से यहां तक की दूरी रेडियस नंबर 1 होगा, न्यूक्लियस से यहां तक की दूरी रेडियस नंबर 2 हो गया, यहां तक की दूरी रेडियस नंबर 3 हो गया, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस। तो इन्होंने डायरेक्ट एक फॉर्मूला दिया, हालांकि प्रूव हुआ है, फिजिक्स में सिखाया जाएगा 12th क्लास के अंदर। तो 52.9 n स्क्वायर बाय में z पिकोमीटर, बस इतना याद कर लीजिए और कुछ नहीं करना। पिकोमीटर क्या होता है? जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10 की पावर -12 मीटर्स के बराबर होता है। कहीं आप सोचे कि मीटर्स में कितना है, तो 1 पिकोमीटर को 10 की पावर -12 मीटर इक्विवेलेंटली आप लिख सकते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है ये क्या बताता है, ये बताता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। कोई भी फलाना ठिकाना एटम बोलेगा उसका ऑर्बिट नंबर बोलेगा। जैसे कि मान लो उसने एटम बोला ऑक्सीजन, ऑर्बिट बोला दूसरा, ऑर्बिट बोला दूसरा, तो मुझे बताओ ऑर्बिट दूसरा है तो n की वैल्यू क्या होगी? 2, और एटॉमिक नंबर हो गया 8, क्योंकि ऑक्सीजन की बात करेगी तो ऑक्सीजन बोल रहा है एटॉमिक नंबर 8, उसको 2 रखोगे, इसको 8 रखोगे, सॉल्व करोगे, इतने पिकोमीटर का रेडियस आ जाएगा सेकंड ऑर्बिट का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि उसने बोला फाइंड द रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ ऑक्सीजन। तो मुझे बताना, बातें नहीं बच्चों। सेकंड ऑर्बिट का मतलब n2 हो गया, ऑक्सीजन का मतलब Z8 हो गया। तो सेकंड ऑर्बिट मतलब R2 रेडियस,
52.9 2 का स्क्वायर बाय में 8, तो आपको समझ में आ रहा होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 8 2 में कटेगा, 2 से जब इसको काटोगे तो 26.45 पिकोमीटर का रेडियस आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रेडियस है ऑक्सीजन के सेकंड ऑर्बिट का। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या, मैं कह रहा हूं किसी भी एटम का बोले, कोई सा भी ऑर्बिट बोले, ऑर्बिट नंबर n में डाल देंगे और एटॉमिक नंबर z में डाल देंगे। क्लियर होता है? सिंपल सी चीज है बच्चों, आती है एग्जाम के अंदर, रेडियस वाली बात बहुत बार आई है। ठीक है, ये लेकिन आता है तो 1 नंबर में आता है। दूसरी बात जो बड़ी जरूरी है वो समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं। फॉर एन एटम, किसी एक एटम के लिए जो उसके रेडियसेस का रेशियो होता है, एग्जाम में आया हुआ है ये, जो उसके रेडियसेस का रेशियो होता है, इसका क्या मतलब है रेडियसेस का रेशियो का, कि मान लीजिए कि मेरे पास सेम एटम है, उसका फर्स्ट ऑर्बिट भी है, उसका सेकंड ऑर्बिट भी है, उसका थर्ड ऑर्बिट भी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट, मतलब थर्ड ऑर्बिट तो ऑब्वियसली वाला सेकंड से बड़ा होगा, सेकंड फर्स्ट से बड़ा होगा, तो वो किस रेशियो में है। जैसे कि मान लो उसका 1 यूनिट है तो उसका 2 यूनिट, उसका 3 यूनिट है, या मान लो उसका 1 यूनिट है तो उसका 5 यूनिट हो। मतलब रेशियो क्या है फर्स्ट ऑर्बिट की सेकंड से और सेकंड की थर्ड से। तो अगर एटम सेम बोल रहे हैं, एक एटम के सभी तीनों रेडियस का रेशियो क्या होगा, तुम मुझे बताओ। अगर एक ही एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? आप लोग बोलोगे 52.9, बोलो क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है लक्षित, और एटॉमिक नंबर कितना रखोगे? Z। मुझे नहीं पता कौन सा एटम है, लेकिन मैंने कहा Z एटम है ना, Z एटॉमिक नंबर है उसका, इतने पिकोमीटर। अच्छा, सेकंड ऑर्बिट का बोलो क्या आएगा? 52.9, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। अच्छा, एटम वही है, मैंने बोला ना उसी एटम की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज होगा नहीं, बस ऑर्बिट नंबर चेंज होगा, तो यहाँ पर Z ही आएगा बच्चों। ठीक है, और तीसरे वाले ऑर्बिट के लिए आप लोग क्या बोलोगे? 52.9 3 का स्क्वायर बाय में Z पिकोमीटर गाइस। अब आप लोग इनके अगर रेशियो को देखें तो बहुत क्लियरली पता लग रहा है, 52.9 सबका कट जाएगा, Z सबका कट जाएगा, रेशियो में क्या बचेगा जरा बताना। रेशियो वाइज ये बचेगा, एक में बचेगा 1 का स्क्वायर, एक में बचेगा 2 का स्क्वायर, एक में बचेगा 3 का स्क्वायर, और इससे आ जाएगा 1:4:9। तो 1:4:9 ये इस रेशियो में होते हैं। मतलब पहले वाले का रेडियस अगर आप 1 यूनिट मान लो, दूसरे वाले का 2 नहीं होता, दूसरे वाले का 4 होता है, और तीसरे वाले का 9 होता है। मतलब कि इक्वली भी स्पेस नहीं है, पहले वाले का 1 तो अगले वाले का 4, मतलब 3 यूनिट बढ़ जाता है, और उससे अगले का 5 यूनिट बढ़ता है। मतलब कि एक तरीके से मैं कहना ही चाह रहा हूं, ऑर्बिट्स इक्वली स्पेस्ड नहीं होते। ऐसे नहीं होते कि 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे नहीं होते। 1 के बाद 4 यूनिट के बाद सीधा 9 यूनिट, थोड़ा दूर चला जाता है। क्लियर है बच्चों? रेडियस वाला टॉपिक मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। अब अगली चीज समझो, अगली चीज समझो। मुझे तुम सब बच्चे ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, लाइक इट्स फर्स्ट ऑर्बिट और इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन के पास अपनी खुद की बोलो क्या है, एक एनर्जी भी है। इसको बोलेंगे एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट। एनर्जी इन एनथ ऑर्बिट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता सारे इससे निकलेंगे चीजें। तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, तो इसका सब बच्चे फॉर्मूला याद करो, माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर ईवी। इस ईवी का मतलब कुछ नहीं है, जैसे एनर्जी की एक यूनिट जूल है, वैसे एनर्जी की एक यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के। मतलब कि हमें ये ना होना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आ गई, मान लो किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जूल में ही है, जैसे 1 किलोमीटर मीटर, अरे 1 किलोमीटर भी बोलेंगे, जब मीटर में बोले, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है ना। बस किसी को तुम 2 किलोमीटर बोल रहे हो, उसको मीटर में 2000 मीटर बोल दोगे, बस यही बात है। तो ऐसे एनर्जी में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलूं और चाहूं तो उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर सकता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर होता है? अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करोगे तो 5 से गुना हो जाएगा। बस एनर्जी हमने जानबूझ के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये एनर्जी बताई मैंने, और इस एनर्जी का क्या मतलब है जरा सुन लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं, मान लो आपने बोला फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में एनर्जी निकालते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n1 हो गया, हाइड्रोजन का मतलब Z1 हो गया, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी निकालते हो फर्स्ट ऑर्बिट में तो कितनी आएगी? माइनस का 13.6 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर ईवी, तो योर आंसर विल बी माइनस का 13.6 ईवी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारा जो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन होता है, जो हाइड्रोजन में घूमने वाला पहला इलेक्ट्रॉन होता है, समझिएगा बच्चों ये बहुत जरूरी चीज है।
जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, इट हैज अ एनर्जी ऑफ माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कुछ बच्चे कहेंगे माइनस का मतलब क्या है, जो मैंने आपको हमेशा बताया है, एक ही तरीके से एक्सप्लेन करा है। तो माइनस का मतलब क्या होता है, पहले तो नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है। नेगेटिव एनर्जी यहाँ इंडिकेट करती है बाउंडेशन, क्या इंडिकेट करती है बाउंडेशन। जैसे कि मान लीजिए समर ने कॉपी अपने हाथ में पकड़ रखी है और मेरे को ये देखना है कि समर ने इसको कितनी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। अब आप जरा बताना, मैंने 10 जूल की ताकत लगाई बट मैं समर से किताब को नहीं छीन पाया, कॉपी को नहीं छीन पाया, इसका मतलब 10 जूल से ज्यादा से बाउंड कर रखा है। अगर मैंने 15 जूल लगाए फिर भी नहीं कर पाया, 20 जूल लगाए फिर भी नहीं, 21, 22, 23, 24 करा नहीं, जैसे ही 25 जूल करा निकल गई, कॉपी हाथ में आ गई मैंने। इसका मतलब समर ने इसको कितने से बाउंड कर रखा था, 25 जूल से। कितने से बोलो, 25 से मैं खींच पाया, 24.99 से भी नहीं फ्री कर पाया था, 25 से मैंने उसको फ्री कर दिया। इसका मतलब इसने 25 जूल से इसको बोलो क्या कर रखा था, बाउंड कर रखा था। इसको बोलते हैं कि भैया इसको बोलेंगे समर ने इस बुक को -25 जूल की एनर्जी से बाउंड कर दिया, और मैं अगर इसको +25 दूंगा तो क्या हो जाएगा, फ्री। इसका हालांकि मैंने आप लोगों को एग्जांपल, वो जेल वाला जो एग्जांपल दिया था वो ज्यादा बेटर होता है, जल्दी अंडरस्टूड होता है, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बस आप लोगों को बताया था कि मान लीजिए एक ए आदमी है, इसको जेल में डाला हुआ है, एक बातें नहीं बच्चों, एक बी आदमी है, इसको जेल में डाला हुआ है। जल्दी सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए, क्लैरिटी आ जाएगी, इसके आने की जरूरी होती है। तो ए आदमी को भी जेल में डाल दिया, बी आदमी को भी जेल में डाल दिया। बी का थोड़ा ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है, सॉरी ए का उतना बड़ा क्राइम नहीं है, तो इसके ऊपर 500 रुपए का फाइन है। कितने रुपए का बोलो, और इसके पास नहीं है जेब में कुछ भी, समझना इधर भाई विशेष, इसके पास जेब में नहीं है कुछ भी। तो कोई अगर इससे पूछेगा भैया, मतलब इससे कोई बात करेगा कि भाई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कुछ है, मतलब हमें कुछ उधार चाहिए, तो ये क्या बोलेगा कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है, इवन मैं माइनस में चल रहा हूं। किसमें चल रहा हूं बोलो, माइनस में। बोलेगा मेरी स्टेट है -500। इस -500 की स्टेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इसको बाहर से +500 लाके दे दे, कितने रुपए बोलो, +500 रुपए लाके दे दे, तो पुलिस वाले इसको क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। इसके पास खुद कुछ नहीं है लेकिन 500 रुपए का जुर्माना लगाओ, तो क्या बोलेगा, मैं तो माइनस में चल रहा हूँ। किसमें चल रहा हूँ, पहले कोई 500 देगा तब जाके तो मैं यहाँ से फ्री हो पाऊँ, फिर तो सोचूंगा पैसे क्या, पहले से ही माइनस में चल रहा हूँ। माइनस का मतलब हमेशा ध्यान रखना, साइंस में क्या होता है, बाउंडेशन। क्या होता है, और उसका मतलब होता है कि अगर कोई उसको उतनी ही एनर्जी दे दे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस से हट जाएगा, 0 जूल पे आ जाएगा, मतलब फ्री हो जाएगा। इस बी वाले पर्सन ने थोड़ा ज्यादा बड़ा क्राइम करा हुआ है, तो इसके ऊपर जुर्माना लगा हुआ है 2000 रुपए का, और इसके पास भी खुद से कुछ नहीं है। तो ये बोलेगा मेरी क्या स्टेट है, मेरी क्या स्टेट है, मेरी 2000 माइनस में स्टेट है, मतलब भैया मेरे को 2000 रुपए किसी से चाहिए तब जाके मैं यहां से फ्री हो पाऊंगा। बातें नहीं भाई। अच्छा ये बताओ, क्या ये 500 रुपए देके फ्री हो पाएगा, 1000, 1500, 2000 देके फ्री हो पाएगा? मतलब इसको फ्री कराने में ज्यादा एनर्जी लग रही है। मतलब जो जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है वो उतना ज्यादा बोलो क्या है, बाउंड है। इस शब्दों को पकड़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जो जितना ज्यादा नेगेटिव में है वो कह रहा है मैं -500 में, कह रहा है -2000 में हो। आप इसको फ्री कराना सर आसान है, इसको फ्री कराना मुश्किल है, इसके लिए 2000 पीछे। तो जो ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में मींस इट इज मोर बाउंड, इट इज मोर बाउंड, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू फ्री एंड इट इज लेस बाउंड। तो जो जो नेगेटिव में होता है, पहले तो एक बार दिमाग रख लीजिए, किसी की भी एनर्जी नेगेटिव होती है इसका मतलब वो क्या होता है, बाउंड। तो हमने ऐसे ही बनाया कि इसका आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो किससे बाउंड है, बताओ जरा, न्यूक्लियस से, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से। और बताओ सब बच्चे की कितनी एनर्जी से बाउंड है हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट ऑर्बिट है, -13.6। इसका मतलब इसको कितनी एनर्जी देके हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, +13.6 होगा तो फ्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम के अंदर कि बताइए हाइड्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करने में कितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंड है माइनस में, उसको फ्री कराने के लिए प्लस की 13.6 दो तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। अब आते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज पे। सबको समझ में आ गया नेगेटिव एनर्जी का, 2-3 मिनट लगे एक्सप्लेन करने में उस चीज को, तो आ जाना चाहिए उसे समझ में। अब सुनो, नेक्स्ट आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आते नहीं भाई, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। कोशिश करनी है हमें बोर मॉडल आज खत्म करने, जब कंफर्म्ड क्वेश्चन हमें पता है आना ही है तो हम इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इस टॉपिक को करने में, और 3 नंबर पक्के करेंगे इस टॉपिक से। सो यहाँ पर है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की बात करते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास? तो मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट हो गया N2, Z हो गया 1, ठीक है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन ही है, Z1, ठीक है। अंजलि इधर हो जाओ, नहीं दिख रहा तो बीच में हो जाओ। N2 Z1 E एनर्जी इन द सेकंड स्टेट कितना आएगा सेकंड ऑर्बिट बोलो, माइनस का 13.6, Z का स्क्वायर, Y में N का स्क्वायर, 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ये और बात सुन लो, फिर बस आगे बढ़ेंगे हम जल्दी जल्दी। आपको सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बैठा है ना, उसका एनर्जी कितना बता रहा है? माइनस का। अब लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हाइड्रोजन के पास तो होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। सेकंड ऑर्बिट की बात ही क्यों हो रही है? देखिए ऐसा है कि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन एक है, लेकिन ऑर्बिट एक नहीं होता। ऑर्बिट तीसरा भी होता है, चौथा ऑर्बिट भी होता है, और ऐसे चलते चलते एक ऑर्बिट होता है इनफाइनाइट ऑर्बिट। मैं कह रहा हूं कि अगले 2 से 3 मिनट अगर तुम लोगों ने ढंग से सुन लिया ना, तुम्हें जड़ समझ में आ जाएगी बोर मॉडल टॉपिक की। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगले 2 से 3 मिनट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए टॉपिक में बिल्कुल भी लूज मत पड़ना इस समय। मैंने बोला हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन से फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, लेकिन ऑर्बिट एक नहीं होता, ऑर्बिट बहुत सारे होते हैं, और हर ऑर्बिट की एनर्जी भी होती है। जिसकी एनर्जी -3.4 है, दूसरे की निकाल के दिखाता हूं, फिर बताऊंगा इसका मतलब बताऊंगा, चिंता मत करो। एनर्जी इन थर्ड ऑर्बिट बताओ। थर्ड ऑर्बिट, हालांकि मैंने बोला था याद कर लो। थर्ड ऑर्बिट में n3 होता है, एटॉमिक नंबर 1 होगा, तो एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट इज माइनस का 13.6 जेड का स्क्वायर बाय में n का स्क्वायर, तो 9 से डिवाइड होगा, माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। सो थर्ड ऑर्बिट में जो एनर्जी आया वो आया माइनस का 1.5। ठीक है, और जो लास्ट में फोर्थ में भी आता है, फोर्थ में आता है माइनस का 0.84। निकाल लोगे फोर्थ की? ऐसे निकालोगे बच्चों, 1 का स्क्वायर अपन 4 का स्क्वायर, तो ये वाला आएगा। और इंफिनिटी एक बार निकाल के देखते हैं। सो एनर्जी इन n इज इक्वल टू इंफिनिटी ऑर्बिट। बच्चों बातें नहीं। सो एनर्जी एट इंफिनिटी कितना आया? माइनस का 13.6 जेड का स्क्वायर बाय में n का स्क्वायर, दैट इज इनफाइनाइट स्क्वायर। सो एनी नंबर बाय इंफिनिटी कितना आएगा बोलो? 0। मेरी बात को समझना, एनी नंबर बाय इंफिनिटी इज कितना बोलो? 0। इसका क्या मतलब है कि जो इनफाइनाइट अवे एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, उसका एनर्जी कितना है बोलो? 0। 0 का मतलब क्या होता है? जैसे नेगेटिव का मतलब क्या था? बने रहना 2 से 3 मिनट टॉपिक के अंदर, एकदम समझ में आ जाएगी चीज। नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब था अक्षर? बाउंडेशन। बाउंडेशन तो इसकी -13.6, इसका क्या मतलब है बोलो? अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो सबसे ज्यादा बाउंड है। देखो -13.6 सबसे ज्यादा नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में हो हाइड्रोजन के, तो बाउंडेशन कितनी है? थोड़ी कम है, 3.4 की है माइनस में। उससे अगले में तो और कम है, और कम नेगेटिव। जितना कम नेगेटिव उतना कम बाउंडेशन। और देखो बिल्कुल इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट में है तो 0, मतलब बाउंडेशन है ही नहीं। बाउंडेशन। और एक मजे की बात आप मुझे बताओ, पहले इलेक्ट्रॉन की -13.6, उसको फ्री कराने के लिए कितनी चाहिए बोलो? +13.6। अच्छा, -13.6 में +13.6 जोड़ो, कितना आएगा? 0। 0 का मतलब कहां चला जाएगा बोलो? इनफाइनाइट, मतलब बाउंडेशन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? बाउंडेशन। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है जिसमें -3.4 है, सुनते चलो। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में बैठा हो, उसकी एनर्जी -3.4 है, मतलब लेस बाउंड है या मोर बाउंड है? लेस बाउंड है। फर्स्ट के मुकाबले लेस बाउंड है, थोड़ा दूर भी हो गया। और फ्री कराने के लिए कितना चाहिए बोलो? 3.4। तो अगर -3.4 में +3.4 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? फिर से 0, मतलब फ्री हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए चाहिए 13.6 की ताकत, और सेकंड ऑर्बिट से फ्री कराने के लिए मात्र 3.4 की ताकत। थर्ड ऑर्बिट से और कम चाहिए। अब आप ये कहोगे सर ये बात थोड़ी सी अभी भी हजम नहीं हो रही है कि इलेक्ट्रॉन एक है, फिर ऑर्बिट्स में एनर्जी कैसे है? तो भैया इसको मैंने ऐसे समझाया था आप लोगों को कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है, उसका ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर पार्किंग वाला समझ लो। ठीक है, इसको आप पार्किंग की तरह ही समझो, ये पार्किंग मान लो। ठीक है, ये न्यूक्लियस की तरह मान लो। अब ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, और ये है फोर्थ फ्लोर। बड़ी जरूरी बात बोलूंगा, ढंग से सुनना। फैमिली सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे रहती है, एक फैमिली सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। और जिस बिल्डर ने ये बिल्डिंग बनाई है ना, उसने क्या, थोड़ा साइंस स्टूडेंट है तो उसने क्या करा, हर एक हाइट पर, जैसे कि आपको पता है कि जितनी मैं ऊपर जाऊंगा मेरा पोटेंशियल एनर्जी उतना बढ़ जाएगा mgh के हिसाब से। मैं कुछ अच्छा हाइट में तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? mgh। थोड़ा और ऊपर जाऊंगा तो और ज्यादा होगी। तो उसने हर फ्लोर की ना पोटेंशियल एनर्जी उस फ्लोर पे लगा दी, एक बड़ा सा पर्चा लगा दिया कि कोई फर्स्ट फ्लोर पे है तो उसकी हाइट इतनी है, मतलब वो इतनी ऊपर है कि वहां की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल है। कितनी है बोला? अब से क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि कोई भी आदमी अगर इस फ्लोर पे खड़ा हुआ है तो वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी पे खड़ा हुआ है? 100 जूल। दूसरा भी खड़ा हुआ है 100 जूल, तीसरा भी खड़ा हुआ है 100 जूल। पर जितने भी लोग खड़े हैं ना फर्स्ट फ्लोर पे, सबकी एनर्जी बोलो कितनी है? 100 जूल, हाइट के हिसाब से। अब सेकंड फ्लोर पे कोई नहीं रहता, लेकिन उसने एक बात मार्क कर दी कि इस हाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इस हाइट पे जो लेवल पे जो एनर्जी होनी चाहिए, हाइट के हिसाब से निकाल ली उसने बोला यहाँ पर 200 जूल है। अब भले ही यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, तीसरे वाले पे 300 जूल लिख दी, चौथे वाले पे 400 जूल लिख दी हाइट के हिसाब से। अब भले ही कोई आदमी नहीं है फ्लोर पे, लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ये आदमी कभी सीढ़ी से चढ़ के कभी ऊपर आएगा, इस फ्लोर पे आके खड़ा होएगा,
तो वो क्या बोलेगा, अब मेरी एनर्जी कितनी हो गई है 200 जूल। अगर कभी यहां से चल के यहां जाएगा तो बोलेगा अब मैं कितनी एनर्जी पे हूं, बोलो 400 जूल, क्योंकि उस लेवल, उस वाली एनर्जी का लेवल मार्क कर दिया। तो भले ही वहां पर कोई पर्सन नहीं है बट उस लेवल का अपना एनर्जी है। तो वैसे ही इन ऑर्बिट्स के अंदर भले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है बट इन ऑर्बिट्स का अपना एक एनर्जी होता है। मतलब कि ये बताना बस ये चाहते हैं कि अगर कभी इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आएगा तो उसके पास इतनी एनर्जी होगी। समझ आया कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इट हैज अ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मींस इट इज बाउंडेड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मींस इफ वी गिव 13.6 टू दैट इलेक्ट्रॉन इट विल फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि 13 में प्लस 13.6 दो 0 हो जाएगा, मतलब कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी में। बोला ना इन्फिनिटी में कितना होता है 0, और -13.6 में प्लस 13.6 तो 0 हो जाएगा, मतलब कहां पहुंचेगा, इन्फिनिटी में, मतलब फ्री हो जाएगा बाउंडेशन से। समझे? और सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी क्या बताना चाह रही है, वो बताना चाह रही है कि भले इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन अगर कभी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आया, कैसे आएगा वो बता दूंगा। अगर कभी इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में आया तो उसका बाउंडेशन फर्स्ट ऑर्बिट जितना नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इमेजिन फर्स्ट ऑर्बिट में 13.6 से बाउंड है, कह रहे कि थर्ड ऑर्बिट में अगर वो आया तो उतना बाउंड नहीं होगा जितना फर्स्ट में था। कितना बाउंड होगा, सिर्फ 1.51 से बाउंड होगा। मतलब कोई अगर उसको 1.51 दे देगा तो पहुंच जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्लियर हुई मेरी बात? तो ये थी बच्चों एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट ऑफ एनी एटम। अच्छा, अगर मान लो कि आपको बोल देगी हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की बताओ एनर्जी, हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बताओ, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम पता होनी चाहिए बच्चों में, एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या सना, n1, हीलियम का मतलब बोलो क्या, Z2। तो एनर्जी इन द फर्स्ट ऑर्बिट देखना कितना आएगा हीलियम के, माइनस का 13.6 आयुष, जेड स्क्वायर मतलब कितना आएगा 2 का स्क्वायर, बाय में n स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 4 से ही गुना होगा 13.6 तो कितना आएगा 13 चौक 52, 54.4 आ गया। कौन बताएगा हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाउंड है या हीलियम का ज्यादा बाउंड है? हीलियम का देखो कितना बाउंड है, -54.4। मतलब हीलियम में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में उसका एनर्जी काफी नेगेटिव होता है। मतलब ये भी बता दो मुझे, इसको फ्री कराने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 54.4 का चाहिए। और हाइड्रोजन के फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए 13.6 चाहिए। मतलब किसी छीने में 13.6 लग रहा है, किसी छीने में 54 पॉइंट कुछ लग रहा है। 54 वाला ज्यादा बाउंड करा हुआ है और होना भी चाहिए। हीलियम ज्यादा बाउंड करके रखेगा, उसके बाद 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, हाइड्रोजन के पास बस 1 प्रोटॉन होता है। तो हीलियम ने ज्यादा पकड़ बना रखी है ना, समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, इसके भी अगर मैं इन्फिनिटी ऑर्बिट के निकालूंगा, अगर मैं इसके भी इन्फिनिटी ऑर्बिट में निकालूंगा, निकाल के देखो 2 का स्क्वायर अपन में इन्फिनिटी का स्क्वायर करो, सो एनी नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है, तो आंसर कितना आएगा 0, है ना? तो 0 आएगा बच्चों। तो इसका भी इनफाइनाइट स्टेट पर कितना आंसर आने वाला है 0। मतलब कि इनफाइनाइट पे सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के अनबाउंड होते हैं, फ्री होते हैं। और मैं बोल सकता हूं कि अगर इसका इतना माइनस में तो इतना एनर्जी लेके ये भी फ्री हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को अभी तक 2 टॉपिक्स आप लोगों से चाहिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन। पहला, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल लोगे। दूसरा, किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में बैठा इलेक्ट्रॉन जो है उसका एनर्जी बताओगे। और भले इलेक्ट्रॉन नहीं बैठा लेकिन उस लेवल का एनर्जी आप बता दोगे और वो नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का मतलब क्या होगा स्वयं, कि वो इलेक्ट्रॉन बाउंड है। और क्या मतलब उसका, कि इतनी एनर्जी अगर उसको प्लस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ में आ गई सारी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, क्लियर हो रहा है ना? नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं, बस अब इजी है, अब जल्दी हो जाएगा। वो वाला पार्ट थोड़ा समझना टाइम लगाता है। एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है वो सुनो, बातें नहीं प्लीज भाई। बातें नहीं बच्चों। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है। सुनो सुनो सुनो, अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, बातें नहीं प्लीज। इलेक्ट्रॉन भले ही फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है, कितनी एनर्जी से माइनस, आपको पता है ना, लेकिन नेक्स्ट ऑर्बिट में -3.4 है एंड इनफाइनाइट लिखना, सॉरी मुझे इसको। क्लियर है यहां तक की बात? अब मैं आप लोगों से बस ये पूछता हूं कि मान लीजिए इस ऑर्बिट में ना, पहले वाले ऑर्बिट में कहीं से इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन ने कोई रेडिएशन आई और उससे कुछ एनर्जी ली। आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई वेव आती है ना ऐसे करके, इस वेव के पास अपना एक एनर्जी होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी होती है अपनी, और एक वेवलेंथ होती है। जैसे ये वेवलेंथ होती है, एक वेव की लेंथ, ये होती है वेवलेंथ। जैसे इसकी वेवलेंथ ज्यादा है
और इसकी वेवलेंथ कम है, इसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन उसकी। तो हर वेव के पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, बोलो कौन कौन से पैरामीटर्स? एक एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी और एक बोलो क्या? वेवलेंथ। ठीक है, ये सब होता है। अब मैं डिटेल में इसको नहीं बता सकता, डिटेल देखना है तो क्लासेस देखिए, मैंने उनको सब समझाया होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है। तो एक वेव जब आती है ना तो इट हैज सम एनर्जी, इट हैज सम फ्रीक्वेंसी, इट हैज सम वेवलेंथ। अब वो एक बात आपसे बोलने वाला है, सपोज करो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं, जल्दी जल्दी मुझे जवाब देते चलना। अगर ये एनर्जी जो आई, इसकी एनर्जी 13.6 है, ये जो रेडिएशन आई इसकी 13.6 की एनर्जी है, बताओ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 13.6 इसका माइनस में है और उसको 13.6 ही मिल गया, तो ये सीधा भाग जाएगा, बोलो कहां पर? इन्फिनिटी में, मतलब फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। चलो ये बात ठीक है। अगर उसने 13.6 ना लेके विशेष, अगर उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, 10.2 लिया, सोचो, अब सोचो कि माइनस 13.6 की बाउंडेशन थी लेकिन 10.2 दिया, क्या फ्री हो पाएगा? पहले बस ये बताओ। फ्री तो नहीं हो पाएगा। फ्री तो जैसे कि माइनस 500 उसके ऊपर बाउंडेशन था लेकिन 400 रुपए दिए, तो फ्री तो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ अब समझो, प्लस 10 पॉइंट दिया तो अब इसका नेट एनर्जी बना माइनस का 3.4। कितना बना? कर लो माइनस 3.4। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 10.2 की एनर्जी ले रहा है तो बस इतना जरूर हो जाएगा कि वो फ्री तो नहीं होगा, बट वो अब सेकंड स्टेट पे चला जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ के कहां बैठ जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल कितना है? बोलो माइनस का 3.4। लेकिन 10.2 की एनर्जी तो चाहिए उसको सेकंड तक जाने के लिए। अब बस फर्क इतना हो जाएगा कि अब वो थोड़ा लेस बाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? बाउंडेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज उसको 10.2 तो मिल चुका है। और मजे की बात देखो, आप लोगों को बता दूं, इलेक्ट्रॉन को नेट सेल फ्री होने के लिए कितना चाहिए था? 13.6। अभी उसने लिया कितना? बोलो 10.2। 10.2 लेके कहां बैठ गया? बोलो फर्स्ट सेकंड में बैठ गया। अगर सेकंड से फ्री होना पूरी तरीके से 3.4 और चाहिए, तो मुझे बताओ 3.4 ले लेगा तो फ्री हो जाएगा। पहले 10.2 ली और फिर 3.4, नेट सेल फ्री में कितनी ली? 13.6। कितनी ली बोलो? अरे 10.2 पहले ले ली, 3.4 बाद में ले ली, तो भी 13.6 लेगा फ्री होने के लिए। तो फ्री होने के लिए 13.6 चाहिए, चाहे इकट्ठी ले लो। और अगर उससे कम लोगे, अगर उससे कम लोगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, अपने किसी लोअर ऑर्बिट को छोड़ के अपर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। बस इतना ही होगा, बस उसका लेस बाउंड हो जाएगा। तो मेरी बातों को सुन लीजिए, ट्रांजिशन का मतलब सिंपल सा होता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पर एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, आइदर इट गेट फ्री फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस और इट गेट जंप टू द अनदर हायर लेवल ऑर्बिट, ना किसी अनदर हायर लेवल ऑर्बिट में चला जाएगा। वो अब आपको बताएगा कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी, तो आप लोग उससे आइडिया लगा लेंगे। जैसे कि मान लो अगर माइनस 13.6 में आप लोगों ने 12.09 को जोड़ा, 12.09, कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, 12.09 ये 1.51 बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाएगा? सेकंड से भी आगे थर्ड में जंप कर जाएगा। कहां कर जाएगा बोलो? थर्ड। अब वो थर्ड में रिवॉल्व करेगा तो थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होता है? माइनस का 1.5। दिस इज क्लियर टू यू नॉट? एक बात, एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो क्या बोलोगे? एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तो आप लोग बोलोगे लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएगा। अब सोचो कि इसने 10.2 की एनर्जी एब्सॉर्ब करी तो फर्स्ट से कहां चला गया? सेकंड में। सोचो वहां पहुंच के उसने 10.2 रिलीज कर दिया तो वापस सेकंड से कहां गिरेगा? फर्स्ट। तो एब्सॉर्ब करके ऊपर जाएगा, रिलीज करके नीचे आएगा। तो दोनों काम हो सकते हैं, एनर्जी एब्सॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी, बस इतना समझना, एनर्जी एब्सॉर्ब हुई तो लोअर से ऊपर जाएगा, एनर्जी रिलीज हुई तो अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा। लेकिन सुनते चलिए, सवाल उसका ये रहेगा कि कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करे, हाउ मच एनर्जी। मैं थोड़ा राइटिंग गंदी लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा चीजें करा सकूं। बस हाउ मच एनर्जी इज एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बोलते हैं इसको जब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, या बोले फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट टू n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। उसने क्वेश्चन बोला, आपको हालांकि इसका आंसर पता है। अगर इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन करा फर्स्ट से सेकंड में, कितने से बोलो? फर्स्ट से सेकंड में, तो उसने कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करी होगी? तो आप बोलोगे 10.2। कितनी बोलो? लेकिन ये पता कैसे निकल रहा है? एनर्जी एब्सॉर्ब्ड आप लोगों का निकल रहा है कि देखो, आप लोग अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हो कोई दिक्कत नहीं, सुनते चलो। सबसे हाईएस्ट एनर्जी 0 है, आपको पता है वो इनफाइनाइट पे है। उससे यहां पर है माइनस 13.6, फिर यहां पर कहीं पर है माइनस 3.4, फिर यहां पर माइनस का 0.84 है। तो अगर कोई यहां से वहां पर चला गया है तो एक्चुअली में उसने इतना गैप खत्म कर दिया है। समझो मेरी बात को।
अगर कोई 100 जूल के लेवल पे था ना, सॉरी हेड पे 100 जूल पे था, अगर वो 400 पे चला गया तो कितनी एनर्जी लेके गया होगा? 300 जूल की एनर्जी लेके गया होगा, तब जाके ऊपर पहुंचा होगा। समझो मेरी बात को। अगर कोई -13.6 से 3.4 पे आ गया तो उसने इतना गैप क्या करा है? खत्म करा है। एक्सेस पे जाओगे तो बाद वाली एनर्जी ज्यादा है, पहले वाली एनर्जी बोलो क्या है? कम है। तो अगर वो ज्यादा एनर्जी पे आ गया, इसका मतलब उसने उतना एनर्जी बोलो क्या करा होगा? एब्सॉर्ब, जितना उन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में चला गया, तो उसने कितना एनर्जी अब्सॉर्ब करा होगा? उसको निकालने का तरीका है कि सेकंड में जो एनर्जी है माइनस कर दो, किसमें बोलो? फर्स्ट में, तो आपको पता लग जाएगा उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस था। उतना ही उसने बोलो क्या कर लिया होगा? एब्सॉर्ब कर लिया होगा, उसने उस डिफरेंस को ओवरकम कर दिया होगा। सबको समझ में आ रही मेरी बात? तो मुझे बताना सेकंड में कितनी थी? बोलो माइनस का 3.4, माइनस करूंगा बोलो किससे? माइनस के 13.6 से। तो माइनस का 3.4 प्लस का 13.6 आएगा, आंसर कितना आएगा बोलो? प्लस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अगर उसको फर्स्ट से सेकंड में गया है तो उसने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को अब्सॉर्ब करा होगा। चिंता मत करिए। अगर बोले कि नहीं फर्स्ट से सेकंड में नहीं गया, फर्स्ट से फोर्थ में गया, तो बोलो सब बच्चे एनर्जी अब्सॉर्ब कितना आएगा? एनर्जी अब्सॉर्ब कितना आएगा? तो बोलेंगे E4 माइनस, तो E4 कितना बोलो? माइनस का 0.84। इतनी एनर्जी वहां पर होनी चाहिए और पहले थी माइनस का 13.6। उसने इतना डिफरेंस क्या कर दिया होगा? खत्म कर दिया होगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 12.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके क्या होगा? फिर भी फ्री नहीं हुआ। 13.6 चाहिए फ्री होने के लिए, 12.75 चाहिए, 7 चौथे ऑर्बिट में जाके चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और थोड़ी तसल्ली के लिए देखना है, सुनते चलो, ये बातें नहीं प्लीज। 1 से इंफिनिटी, तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करी होगी? जितनी इंफिनिटी पे है माइनस में जितनी 1 पे है। इंफिनिटी पे कितनी होती है? 0। माइनस करेंगे 1 पे इसको, बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 13.6। मतलब 13.6 चाहिए अगर 1 से इंफिनिटी जाना है तो। सही बोल रहा है। अच्छा तो बोले कि 1 से 4 जाना है तो इतनी करेगा। अच्छा 4 से 1 गिरा तो भी जो डिफरेंस था वो खत्म हो गया, जो डिफरेंस था वो उसने रिलीज कर दिया, तो भी आंसर लगा देना 1 माइनस 1। क्या लगा देना? अरे भैया फर्स्ट से सेकंड जाने में 10.2 चाहिए, अगर सेकंड से फर्स्ट गिर गया 10.2 उसने क्या कर दिया? रिलीज। आंसर क्या होगा? सेम। नहीं है मेरी बात समझे? फर्स्ट से सेकंड जाने में कितनी अब्सॉर्ब करी? 10.2। सेकंड से फर्स्ट गिर गया, कितनी रिलीज करके आ गया? 10.2। नहीं समझे मेरी बात को? तो आपको फॉर्मूला सेम ही लगाना है। जिस भी ऑर्बिट में जा रहा है ऊपर या गिर रहा है, उन दोनों का बस क्या निकाल दो? डिफरेंस। उतना अब्सॉर्ब करके गए थे, उतना रिलीज करके नीचे आया। अब लेकिन इतना टेंशन आप लोग पालना मत। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो मैं आप लोगों को सीधा एक फॉर्मूला दे देता हूं, आप लोगों को सीधा यही लगाना है। एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग ट्रांजिशन। बातें नहीं भाई, सीधा फॉर्मूला याद करो। 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय में Na स्क्वायर माइनस में 1 बाय में, खत्म। ये फॉर्मूला आपको बस ये बोल रहा है, आप मुझे बस ये बताओ कौन सा ऑर्बिट से कौन से में जा रहा है। बोलेगा ना फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट से इन हाइड्रोजन, अच्छा आएगा हाइड्रोजन ही, तो Z1 हो जाएगा। तो Z को रख देना 1, फर्स्ट ऑर्बिट से कहां जा रहा है? सेकंड में, तो n इनिशियल को 1 रख देना, इसको 2 रख देना, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। नहीं आया विषय समझ में? नहीं आया? सोच लो, बड़ा सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया भाई, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया। कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा? बोले 1 से 4 पे गया तो n इनिशियल को 1 रखेंगे, n फाइनल को 4 रखेंगे। बोलेगा 5 में से दूसरे पे गिर गया, 5 में से तो इनिशियल को 5 रख देना, फाइनल वाले को दूसरा रख देना, 2 रख देना, Z1 ही रहेगा, सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। इससे आसान क्या होगा? फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुश्किल है तो यार देखो, एक सिंपल बात याद कर लो, मैं तुम्हें बार बार कंफर्म्ड होकर कह रहा हूं, हाइड्रोजन ही आता है तो उसके फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड और फोर्थ, इन 4 लेवल एटलीस्ट 5 की भी कर लो तो बहुत ही बढ़िया। 5 लेवल की एनर्जी याद कर लो। जैसे पहले की 13.6 है, अगले की -3.4 है, उससे अगले की -1.5 है, उससे अगले की -0.84 है, उससे अगले की माइनस का 0.54 है। तो ऐसे 5 की याद कर लो। हर बार ये हाइड्रोजन ही आएगा तो ये एनर्जी तो फिक्स रहेगी, अरे ये एनर्जी तो फिक्स रहेगी। अब बोलेगी फर्स्ट से फिफ्थ पे जाना है, सीधा कर दूंगा E5 - E1। बोलेगी सेकंड से फिफ्थ पे गया है तो सेकंड और फिफ्थ के बीच का डिफरेंस उसने ओवरकम कर दिया, मतलब E5 - E2। और लगता है कि नहीं सर वो नहीं, तो ये रहा ना, कर लोगे? कुछ ही नहीं आ रहा समझ में? पक्का क्लियर है सबको? बात करूं आगे? अब सुनो अगली बात। एक बात तो होगी, चलो ए बच्चों प्लीज, एक बात तो होगी। अगर इलेक्ट्रॉन अपने कोई भी ऑर्बिट में बैठा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे ही इनफाइनाइट ऑर्बिट है, और इलेक्ट्रॉन अपनी कुछ रेडिएशन से एनर्जी लेता है, उसके बाद एक ट्रांजिशन होता है जिसमें वो लोअर ऑर्बिट को छोड़ के अपर ऑर्बिट पे जाता है। मान लीजिए कि वो फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट पे गया है, तो जो उसने रेडिएशन अब्सॉर्ब करी है, उसके सवाल क्या एग्जामिनर के, वो आपको बोलेगा जिस रेडिएशन को वो अब्सॉर्ब करा है मुझे उसकी एनर्जी बताओ।
बता दोगे? फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, बता दोगे? अब बोलेगा जो रेडिएशन आई थी विशेष, मुझे उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या रही होगी, मुझे उसकी वेवलेंथ बताओ क्या रही होगी। हर एक रेडिएशन के पास, जैसे मैं रेडिएशन ला रहा हूं, ये रेडिएशन है, गामा रेडिएशंस, रेडियो रेडिएशन ऐसी होती है, गामा ऐसी होती है। तो हर रेडिएशन के पास अलग फ्रीक्वेंसी होता है, अलग वेवलेंथ होता है, अलग एनर्जी होता है। तो अगर वो क्वेश्चन करे कि बताइए हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन ने फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में ट्रांजिट कर दिया है, इसका मतलब पक्का रेडिएशन तो अब्सॉर्ब करिए। वो कहेगा उस रेडिएशन की एनर्जी बताओ, सब निकाल दूंगा। कैसे? या तो इस फॉर्मूले से निकाल दूंगा, या फर्स्ट से थर्ड में गया तो E3 माइनस E1 करके निकाल दूंगा। लेकिन उसका अगला सवाल है मुझे उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बताओ जिसने फर्स्ट से थर्ड में उसको ट्रांजिट कराया। अब एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी। अरे रेडिएशन है तो उसकी एनर्जी है तो बोलो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी भी होगी। कहेगा मुझे उस रेडिएशन की वेवलेंथ बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, एनर्जी बताओ, तीन चीजें पूछता है। तो मैंने कहा एनर्जी का तो मेरे को पता लग गया। सब बच्चे याद रखो फ्रीक्वेंसी का, सब बच्चे याद करो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी होता है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, जब ट्रांजिशन होता है तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है रेडिएशन का, कैसे निकलेगा? तो इसका है 3 पॉइंट इंटू 10 टू द पावर 15 होगा जेड स्क्वायर। अब ये बने कैसे है ना, इसके लिए तुम लोगों को वीडियोस में जाना पड़ेगा भाई, जाना मत लेकिन छोड़ो भी, क्योंकि आप लोग मेन, मैं आपको बता रहा हूं ना एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में ये पूछेगा फ्रीक्वेंसी बताओ उसका। अच्छा जैसे बोले कि बताओ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में गया, बताओ जो रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब करी थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी। सीधा एन इनिशियल को 1 रखूंगा, एन फाइनल को 3 रखूंगा, जेड को 1 रखूंगा बिकॉज़ हाइड्रोजन एटम है, सॉल्व कर दूंगा कितनी फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन को अब्सॉर्ब किया। अरे यार नहीं आ रहा, मुश्किल है। अगर उसने बोला मुझे बताओ जरा वेवलेंथ कितनी थी उस रेडिएशन की, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन 1 by lambda, तो इट इज 1.09, यही था ना, छोड़ो मतलब ये वाला ठीक रहेगा। इतने बहुत बड़ा टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। इस टॉपिक को क्लास में मैंने पक्का 4 क्लासेस ली होंगी, मेरे को पता है। हाँ 100%। तुम आज जाके देखना, तुम्हारे को पता लग जाएगा, मैं कराता हूँ, मुझे पता है ना। बोर मॉडल में मैंने 4 क्लासेस ली होंगी कम से कम। पहले में तो मैं रेडियस और सिर्फ एनर्जी ही बता पाता हूँ, अगले में मैं सिर्फ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांजिशन के क्वेश्चंस कराता रहता हूँ, और तीसरी क्लास में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, और चौथी क्लास में लाइमन बाल्मर पास्टन जो लास्ट रह गया, तब जाके पूरा बोर मॉडल खत्म होता है। आज जाके देखना 4 तो कम से कम मिलेंगे, हो सकता है 5 भी मिल जाए, तो क्लास में न्यूमेरिकल भी करते। अब सुनो, अगर वेवलेंथ आई, बोले फर्स्ट से फिफ्थ में गया, बताओ कितनी वेवलेंथ वाली रेडिएशन थी, सॉल्व कर देंगे, इसका क्या दिक्कत है? अरे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे बस तुम्हें एक बात बता दो फटाफट से। अभी देखो वो नहीं करा पाऊंगा, ट्रांजिशन वाला नहीं करा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं बचेगा हमारे पास, तो मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप मान के चलो 90% खत्म हो गया हमारा टॉपिक, थोड़ा सा बच गया जो लास्ट बात होती है, आता है उसमें से भी क्वेश्चन। तो लेकिन ये याद रहेगा ना तुम लोगों को, ऐसा तो नहीं भूल जाओगे इसको नेक्स्ट क्लास तक। और मैं नेक्स्ट क्लास में ऑर्बिटल क्वांटम नंबर सब करा दूंगा, ठीक है ना? तो मेरी बात सुनो 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 भाई, तुम सुबह की क्लास का टाइम दे दो ना, तो मैं चैप्टर खत्म करा दूं पूरा। अब देखो तुम एक चीज सोचो, 4:15 में हमने क्लास शुरू करी थी, 5 भी नहीं बजे बोर मॉडल खत्म होने वाला है। तो इतना तो सोच लो कि 2 घंटे के अंदर लगभग चैप्टर खत्म और सब कुछ खत्म है, और उसके बाद न्यूमेरिकल के लिए 1 घंटा और मान लो, 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। क्या नहीं हो जाएगी सारी, 9 चैप्टर है तुम्हारे, बचाइए क्या? सुनो चलो मैं बात करूंगा क्लास। अभी बात सुनो अक्षर, किसी भी एटम में, अब तुम मुझे बस 5 चीजों के जवाब दे दो। ओए भाई रियान, एक एटम है, कोई भी एटम है तो उसके अंदर बोलो क्या है पक्का? बोर के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट, देखो कैसे बातें शुरू हो गई है। थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसा इनफाइनाइट ऑर्बिट भी होगा सर, इनफाइनाइट ऑर्बिट भी होगा। मेरा बस आप लोगों से सवाल है, अगर मुझे किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बताना हो, फर्स्ट का, सेकंड का, किसी भी ऑर्बिट का क्या बताना हो रेडियस, क्या फॉर्मूला लगाओगे? 52.9 n स्क्वायर बाय z पिकोमीटर। आप कहेंगे सर मुझे एटम बताओ कौन सा है, ताकि मुझे z पता लग जाए, और उसका ऑर्बिट बताओ, दूसरा है, तीसरा, चौथा, जो भी है। n रखूंगा वो ऑर्बिट नंबर और z रखूंगा एटॉमिक नंबर, हो जाएगा। सेकंड चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी पक्का कुछ ना कुछ एनर्जी है, ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी है उसको मैं En लिखता हूं, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट व्हिच विल बी -13.6।
और बता दूं आप लोगों को, हाइड्रोजन के अलावा नहीं आएगा, गारंटीड है। हाइड्रोजन ही आता है, सिर्फ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इनको याद कर लीजिए, मेन समझ में आ जाएगा। याद करके निकालना भी आता भाई। ओए फर्स्ट में -13.6, सेकंड में -3.4, थर्ड में -1.51, फोर्थ में माइनस का 0.84 एंड इंफिनिटी में जाके 0 हो जाएगा। चाहो तो फिफ्थ कम निकाल सकता हूं बीच में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? भले ही वो खाली है ऑर्बिट, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन कभी भी उनमें जा सकता है कुछ ना कुछ एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, सो मेरी बात सुनो, ये हो गया एनर्जी इन द सेकंड, एनर्जी इन द nth ऑर्बिट। अब यहाँ पर ट्रांजिशन वाले फॉर्मूले शुरू होते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी अब्सॉर्ब करके ऊपर जा रहा है या रिलीज करके नीचे आ रहा है। दोनों सूरत हाल में जो ऊपर जा रहा है जो नीचे आ रहा है उनसे सेम नहीं होता है। बस एक केस में उतनी अब्सॉर्ब करके जाता है, दूसरे केस में उतनी रिलीज करके नीचे गिरता है। तो ट्रांजिशन के दौरान कितनी एनर्जी को अब्सॉर्ब या रिलीज करता है, इसका फॉर्मूला होता है 13.6 Z²। अब आपको एग्जामिनर 100%, अच्छा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 100% ये तो बताएगा ना इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है। तो Ni बताएगा, Na बताएगा। ऊपर से नीचे आ रहा है तो भी Na पता लग गया, और हाइड्रोजन बोलेगा Z1 हो गया। वैल्यू पुट करके सॉल्व करने का खेल है, बस इतना मैथमेटिक्स सबको आता है। ठीक है, अच्छा वो जो रेडिएशन उसने अब्सॉर्ब करी ट्रांजिशन के दौरान, उस रेडिएशन की एनर्जी थी, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी थी, और उस रेडिएशन की वेवलेंथ थी। तो फ्रीक्वेंसी निकलेगी इस फॉर्मूले से। सिर्फ फॉर्मूला ही याद कर लो भाई, कुछ नहीं टेंशन है, फॉर्मूला याद कर लो बस। 1.07 into 10 to the power 9। ओके ओके, अच्छा इसमें क्या होगा ना, इसमें तुम्हारा 1/λ निकल के आएगा। अब 1/λ जो भी आएगा उसको रेसिप्रोकल कर देना, लैम्डा आ जाएगा। कितने फॉर्मूले? 5 फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले? ये 5 फॉर्मूले पे कमांड बन चुकी है आप लोगों की। जल्दी से एक क्वेश्चन वैसे ट्राई कर लो 3-4 मिनट में, जितना आपसे होता है करके बताना है। जल्दी 7 आता है। 7 वो आप 109 कह रहे हो? 109 पर कांस्टेंट ना? नहीं मिसिंग है तुम्हारा थोड़ा सा वैल्यू में, यही है बिल्कुल रिडबर्ग, यही है। आप एनसीईआरटी देखो, देखो एनसीईआरटी, 2 0 और रहेंगी पीछे। अच्छे थे क्वेश्चन, नहीं आ रहा ना समझ में कुछ भी नहीं आया? कैलकुलेशन तो हो जाएगी, लेकिन मुद्दा समझ में आ गया या नहीं आया? अभी योगिता हम कोशिश करेंगे अपने 9 चैप्टर में से एटलीस्ट 6 चैप्टर पूरे बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लें। कोशिश तो 9 की रहेगी, लेकिन 9 मेरे को लगता नहीं पेपर आ जाएगा उससे पहले। 22 को सुबह होगी तो क्लास में देखो बच्चों, कल तो सुबह इसलिए नहीं बुला सकते, कल तो है इलेक्शन। कल सुबह अगर बुलाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो कल तो शाम को ही आना है आप लोगों को। लेकिन शाम को मैं हो सकता है आपको एक मैसेज डालूंगा कि आपको 3:30 आना है। 3:30 to 5 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, ये हो सकता है क्योंकि कल किसी का स्कूल तो है नहीं। ठीक है, तो अगर लगेगा ना मार्केट नॉर्मलाइज चल चुकी है मार्केट सारी, तो मैं आपको सब बच्चों को 2 बजे मैसेज डालूंगा, 2 बजे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ग्रुप चेक करके आना। ठीक है खुशी, याद रहेगा?
क्वेश्चन हो गया उर्वशी